हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांशु तोमर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो गाइज़, हमारी फर्स्ट वीडियो जो एक चिट चैट विद अ रिकमेंडेड कैंडिडेट की है वो यूट्यूब पे आ चुकी है एंड इसको आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। 2 ही दिन में 2K व्यूज़ आ गए। गाइज़, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने जल्दी इतने व्यूज़ आ जाएंगे इस वीडियो पे। एंड गाइज़, आने वाली वीडियोज़ में भी मैं कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जो अभी एकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं उनके साथ भी वीडियोज़ लाऊंगा जो हाल फिलहाल में 6 या 7 जनवरी में अकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप चाहते हो कि आप भी अकेडमी ज्वाइन करो, आप भी इनकी तरह एग्जाम क्लियर करो, तो भाई उसके लिए तो पढ़ना ज़रूरी है ना। तो चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वीडियो में मैं शेड्यूल्स भी पढ़ाऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको एक ट्रिक भी दूंगा। एक ऐसी ट्रिक जिससे आप कभी भी शेड्यूल्स नहीं भूलोगे। 12 ही शेड्यूल हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इनिशियली 8 शेड्यूल थे, उसके बाद 4 जोड़े गए, अमेंडमेंट से जोड़े गए तो 12 बन गए। 12 ही शेड्यूल्स हैं एंड उसकी ट्रिक इतनी ज़बरदस्त ट्रिक है कि आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। इससे बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या शेड्यूल्स हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शेड्यूल 1, इसमें नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस के बारे में बोला गया। स्टेट्स के साथ साथ इसमें यूनियन टेरिटरीज के बारे में भी बोला गया। नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इसका मतलब कि स्टेट के नाम बताया गया और उसके स्टेट में कितनी बाउंड्री आती है, ठीक है। शेड्यूल 2 में प्रोविजंस रिलेटेड टू अमोलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, किस किस के प्रेसिडेंट, ठीक है, गवर्नर, इन सब के इसमें कितने कितने इनको क्या क्या अलाउंसेस, क्या क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे, क्या क्या इनकी सैलरी होगी, वो शेड्यूल 2 में मेंशन किया गया है, ठीक है। शेड्यूल 3 में फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशन, किस किस की फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशन, मिनिस्टर्स, ठीक है, प्रेसिडेंट और अपने CJI। तो मतलब इन सब की किस तरह की इनकी ओथ ली जाएगी, क्या क्या इनकी ओथ में क्या क्या प्रोसीजर होगा, वो सब शेड्यूल 3 में मेंशन है। शेड्यूल 4 में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, कि बेसिकली एक राज्यसभा में कैसे सीट को एलोकेट किया जाएगा, वो शेड्यूल 4 में मेंशन है, ठीक है। शेड्यूल 5 जो है, शेड्यूल 5 में बेसिकली शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में मेंशन है, ठीक। शेड्यूल 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शेड्यूल है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या है, इसमें प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, सेम वही है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। लेकिन कौन कौन से ट्राइबल एरियाज, 4 ट्राइबल एरियाज इसमें मेंशनड है, मतलब 4 स्टेट के ट्राइबल एरियाज मेंशनड है। कौन कौन से हैं वो है असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। मैंने इसको जो याद किया था वो याद किया था मैंने इसको अमित्र मेघा से याद किया था इसको, ठीक है। अब अमित्र मेघा से क्या होता है, से जो है असम, मित्र मित्र मी से क्या हो गया, मेघालय, सॉरी एक सेकंड, से असम हो गया, ठीक है। मी से मिजोरम हो गया, त्र से त्रिपुरा हो गया एंड मेघा से मेघालय हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन से कैसे पूछा जाता है वो मैं आपको लास्ट में, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी डाले हैं, वो आप लोग इसको आप लोगों के लिए डाले हैं ताकि आप उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि कौन कौन से शेड्यूल, कौन कौन से स्टेट्स का शेड्यूल एरिया इसमें मेंशनड है, हमारे शेड्यूल 6 में मेंशनड है, ठीक है। शेड्यूल 7 में बेसिकली क्या गिवन है, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, हमारे इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि कैसे क्या क्या होगा, डिवीजन ऑफ पावर होगा, कैसे कैसे होगा, स्टेट लिस्ट में होगा, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसका मतलब कि स्टेट के लिस्ट में कौन कौन से पावर्स हैं, ठीक है, ठीक। यूनियन के लिस्ट में कौन कौन से पावर्स है और कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, ऐसे लिस्ट जिसमें स्टेट भी अपने कुछ रूल्स बना सकता है और जिसमें अपना यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी पावर्स, अपने कुछ रूल्स बना सकता है। मतलब पावर्स का मतलब क्या है कि देखो, जैसे अगर यूनियन जो गवर्नमेंट है, यूनियन लिस्ट में अब डिफेंस लिखा हुआ है, ठीक है, यूनियन लिस्ट में डिफेंस है। डिफेंस मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो सिर्फ मतलब वही सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिफेंस पे लॉज बना सकती है, वो उसकी पावर है, ठीक है। अब जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में एजुकेशन होगा, ठीक है। अब बेसिकली स्टेट लिस्ट में क्या होगा, एजुकेशन होगा। अब इसका मतलब कि अगर एजुकेशन जो है उस स्टेट में कैसी एजुकेशन होगी वो स्टेट डिफाइन कर सकता है। लेकिन अगर कुछ एक ऐसी लिस्ट भी होगी, कॉन्करेंट लिस्ट, कि जिसमें
कुछ ऐसी पावर्स लिखी गई जो जिसपे दोनों स्टेट भी लॉज बना सकता है और यूनियन भी लॉज बना सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है, तो उसमें क्या है कि फॉरेस्ट से रिलेटेड स्टेट भी लॉज बना सकता है और यूनियन भी लॉज बना सकता है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि इन अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, तो उसमें क्या होगा, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऐसा होगा कि मतलब स्टेट ने भी लॉ बनाया, यूनियन ने भी लॉ बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाया, तो अगर उन दोनों के पावर्स एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो सुपर इम्पोज कर देगी स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। शेड्यूल 8 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बेसिकली क्या है, इसमें हमारे लैंग्वेजेस मेंशन है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस गिवन है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं बता दूं सबसे पहले आपको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो टोटली रिकग्नाइज लैंग्वेजेस हैं अभी, ठीक है, टोटल जो है 22 है। ठीक है, इनिशियली कितने थे मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। टोटल लैंग्वेजेस जो अभी हैं, टोटल लैंग्वेजेस जो अभी हैं वो है 22। ठीक है, इनिशियली कितने थे, वो थे 14। ठीक, अब क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सी लैंग्वेज कब जोड़ी गई। 14 लैंग्वेजेस पे इन पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इन पे क्वेश्चन पूछेगा जो अभी जोड़ी गई, जो 8 लैंग्वेजेस जोड़ी गई ना, तो कौन सी जोड़ी गई और कैसी जोड़ी गई। तो सबसे पहली लैंग्वेज जो अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी वो थी सिंधी। ठीक है, सिंधी लैंग्वेज जो जोड़ी गई थी वो थी 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। ठीक है, 1967 सबसे पहली सिंधी लैंग्वेज थी। दूसरी वाली जो थी उसके लिए एक मैंने निमोनिक बनाया है अपने लिए, क्योंकि उसमें 3 लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी। ठीक है, उसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, कब जोड़ी गई थी ये, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन सी लैंग्वेज कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई थी, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को नोट कीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। अब मैंने क्या बनाया है, मैंने निमोनिक ऐसे बनाया है कि कनक को मणिपुर में नेपाली से प्यार हुआ। ठीक है, तो कनक से क्या बनता है, कनक से मेरा बनता है कोंकणी, मणिपुर से मेरा बनता है मणिपुरी, और नेपाली से मेरा नेपाली लैंग्वेज। तो मैंने ऐसे याद किया, बाकी आप कैसे याद कर सकते हो वो आपके ऊपर। हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये ट्रिक है, ट्रिक जो मैं बताने वाला हूँ वो लास्ट में बताऊंगा, और बहुत एक इंटरेस्टिंग ट्रिक है उसकी। ठीक है, और थर्ड जो लैंग्वेज है वो है BDMS। अब इसको किसी और चीज़ से मिक्स मत कर लीजिएगा। ठीक है, बी से क्या था, बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली, ठीक है, एंड एस से संथली। ठीक है, बेसिकली अब ये सारी की सारी लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी हमारी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2003 से। आई होप आप इन सब चीज़ों को अच्छे से याद कर लोगे, अच्छे से याद कर लोगे, बिकॉज क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है कि 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई, तो सिंधी जोड़ी गई। ठीक है, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में हुआ था, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई थी उसमें, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली जोड़ी गई थी। ठीक है, कितने लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी। और उसके बाद 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में हुआ था, उसमें कौन सी लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और सैंथली। ठीक है, तो इसमें 4 लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी। टोटल कितने लैंग्वेजेस हो गई, देखो 8 लैंग्वेजेस हो गए। तो इनिशियली कितनी थी, 14 थी, उसके बाद 8 लैंग्वेजेस और जोड़ी गई, और उसके बाद कितनी बन गई, 22 लैंग्वेजेस बन गई। ठीक है, अब शेड्यूल 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, बिकॉज ये कहता, पहली चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए, ये शेड्यूल 9 इनिशियली 8 शेड्यूल्स थे, अब 9 शेड्यूल जोड़ा गया हुआ, तो किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट था। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट से हमने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने इस शेड्यूल 9 को जोड़ा गया, बेसिकली 1951 में जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ठीक है, अब इसको ब्लैक होल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ब्लैक होल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऐसे लॉज
हमने अगर मान लो कुछ भी लॉ बनाया, अगर मान लो पॉलिटिशियंस ने जो भी लॉ बनाया और शेड्यूल 9 के डब्बे में डाल दिया, ठीक है, ये शेड्यूल 9 का डब्बा है और यहाँ पे अगर वो लॉ डाल दिया, तो इस लॉ पे क्या होता था कि जुडिशरी जो है इस चीज़ को देख नहीं सकती थी, इस चीज़ को रिव्यू नहीं कर सकती थी। लेकिन उसके बाद क्या किया कि 2007 में, ठीक है, जुडिशरी ने बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के अंडर शेड्यूल 9 भी आएगा। तो उसके बाद से ये चीज़ हट गई। लेकिन उससे पहले क्या था कि शेड्यूल 9 भी जो है शेड्यूल 9 जो है आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू था, ठीक है। एंड बेसिकली इसमें किस चीज़ के बारे में लॉ, किस चीज़ के बारे में था, इसमें जमींदारी, एबोलिशन ऑफ जमींदारी के बारे में, लैंड रिफॉर्म्स और एबोलिशन ऑफ जमींदारी के बारे में लॉज जो थे वो शेड्यूल 9 में डाले गए थे। हालांकि उस टाइम पे इसकी ज़रूरत थी, लेकिन आज ये हमको वेग लगता है, लेकिन उस टाइम पे इसकी ज़रूरत थी, ठीक है। ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि क्यों ज़रूरत थी उसकी। शेड्यूल 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या मेंशन है बेसिकली, इसमें है एंटी डिफेक्शन लॉ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जानना ज़रूरी है कि शेड्यूल 10 कब जोड़ा गया था। तो शेड्यूल 10 हमारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में जोड़ा गया था, ठीक है। अब होता क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ? एंटी डिफेक्शन लॉ को हम बेसिकली हिंदी में दल विरोधी कानून बोलते हैं, दल बदल विरोधी कानून बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है, ठीक है। अब क्या है कि एक पार्टी ए में इलेक्शन हुए और एक कैंडिडेट जो है वो इस पार्टी से इलेक्ट हुआ, इस पार्टी से मतलब इस पार्टी से लड़ा, ए पार्टी से लड़ा और वो बन गया एक, मतलब उसने सीट ले ली, मान लो स्टेट के इलेक्शन हो रहे हैं और वो एमएलए बन गया इस पार्टी से, ठीक है, ए पार्टी से। और उसके बाद क्या हुआ कि बी पार्टी से भी इलेक्शन हुए, मतलब बी पार्टी ने भी पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में और उनकी मेजोरिटी हो गई, ठीक है, मतलब इनकी गवर्नमेंट बन गई, ठीक है। और यहाँ से क्या किया, यहाँ से एक एमएलए जो था ए पार्टी का एमएलए वो उठ के इधर आ गया, ठीक है, इस वाले ग्रुप में, बी वाले ग्रुप में। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि बेसिकली इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है, क्योंकि इन्होंने जो इलेक्शन लड़ा था वो ए के नाम पे लड़ा था और लेकिन जब उसके बाद किस में चले गए, वो बी में चले गए। तो उससे इनकी जो मेंबरशिप है, मेंबरशिप उनके लेजिस्लेटिव असेंबली की, वो कैंसिल हो सकती है, ठीक है। कुछ उसके प्रोविजंस है, वो कैसे कैंसिल हो सकती है, जब हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं एंटी डिफेक्शन लॉ पे, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि कैसे कैंसिल होती है, ठीक है। अब शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 ये बेसिकली मतलब साथ ही जोड़े गए थे, ठीक है। अलग अलग ऑब्वियसली बात है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े गए, लेकिन ये उसी टाइम पे हुए थे। अब इसमें क्या है, शेड्यूल 11 में पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिकली पंचायत के बारे में बताया गया, ठीक है। और शेड्यूल 12 में किसके बारे में बताया गया, म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में। पंचायत कहाँ पे होती है, विलेजेस में होती है, ठीक है। और म्यूनसिपैलिटीज़ कहाँ पे होती है, शहरों में होती है, सिटीज़ में होती है, ठीक। अब जो जानने वाली ज़रूरत है कि जानने वाली चीज़ है कि शेड्यूल 11 कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और कब जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1992 में जोड़ा गया था। अब मैंने बोला ना कि आपको कि ये दोनों साथ साथ जोड़े गए थे, तो ये 73rd से जोड़ा गया और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से जोड़ा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है कि पंचायत का जो प्रोविजन है शेड्यूल 11 बेसिकली कब जोड़ा गया, कौन से ईयर में और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ठीक है। चलो, अब जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक है ये ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। अब ट्रिक ये है शेड्यूल्स को याद करने की। जैसे जैसे ये लिखा है ना, जैसे जैसे ये लेटर्स लिखे गए हैं, इसके अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं, तो वैसे वैसे ही वही शेड्यूल्स हैं, ठीक है। और जैसे ये शेड्यूल 1 है, ये शेड्यूल 2 है, ये शेड्यूल 3 है, सिमिलरली 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। इसका मतलब एक बार मैं दोबारा से आप लोग को बता भी दूंगा कि कैसे कैसे इसका मतलब क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो टी से क्या होता है, टी से हमारा टेरिटरीज के बारे में बोला गया है, ठीक है। शेड्यूल 1 में याद कीजिए हमारा नेम ऑफ टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में बताया गया था ना, तो इसमें टेरिटरीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। ई से, ई में बेसिकली ई में हमारा शेड्यूल 2 में क्या बताया गया था कि सैलरीज के, है ना, प्रिविलेजेस के, बेसिकली एमोलमेंट्स के बारे में बताया गया था ना। तो हमारा शेड्यूल 2 किसके लिए गिवन है, ई से। ई क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा इसमें, ई हमारा रिप्रेजेंट करता है एमोलमेंट्स, ठीक है। ए, अब शेड्यूल थर्ड किसके लिए था, ओथ्स एंड अफर्मेशन, ठीक है। ये कौन शपथ दिलाएगा, कैसे शपथ दिलाएगा, तो
ओथ्स एंड अफर्मेशन। ठीक है, आर किसके लिए, बेसिकली हमारा आर जो है शेड्यूल 4 है, तो वो किसके लिए किसके लिए है, वो था हमारा एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ठीक है, एस हमारा शेड्यूल 5 वो किसके लिए था, शेड्यूल एरियाज के लिए था ना। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल एरियाज। अब ओ जो है वो हमारा शेड्यूल 6 है, और शेड्यूल 6 में क्या है, बेसिकली अदर शेड्यूल ट्राइब्स, अदर शेड्यूल एरियाज। ठीक है, अदर शेड्यूल एरियाज। और कौन से वो अदर शेड्यूल एरियाज हैं, वो 4 वो शेड्यूल एरियाज हैं, 4 शेड्यूल एरियाज, और वो 4 स्टेट्स के शेड्यूल एरियाज हैं। कौन कौन से, अमित्र मेघा, राइट, इफ यू माइट रिमेंबर, अगर आपको याद हो, अमित्र मेघा। तो अमित्र मेघा में क्या है, अ से असम। ठीक है, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, और मेघा से मेघालय। ठीक है, अच्छा ओके। एंड ओके, ये एफ क्या रिप्रेजेंट करता है, ये शेड्यूल 7 को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या, फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें 3 लिस्ट के बारे में मेंशन किया गया है। कौन कौन सी, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट क्या, जिसमें स्टेट की पावर्स होती है, यूनियन लिस्ट जिसमें यूनियन की पावर होती है, कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें बेसिकली दोनों की, स्टेट और यूनियन की पावर होती है। अच्छा ओके, ये क्या है, अपना वो रिप्रेजेंट करता है शेड्यूल 8 को। और शेड्यूल 8 में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, कितनी है हमारे, अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेजेस ऑफिशियली है, तो ऑफिशियली कितनी है, 22 लैंग्वेजेस है। इनिशियली कितनी थी, ऑफिशियली कितनी है अभी, 22। इनिशियली कितनी थी, 18 लैंग्वेजेस, है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, इनिशियली 14 लैंग्वेजेस थी, उसके बाद 8 लैंग्वेजेस और जोड़ी गई। ठीक है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ी गई, वो मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, ये हमारा एल से क्या है, शेड्यूल 9, बताया था ना आपको, शेड्यूल 9 ब्लैक होल कि क्या था, इसमें लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, और डी से क्या था, शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ। पी से क्या है, पावर ऑफ पंचायत, बताया था, पावर ऑफ पंचायत कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। और एम से क्या था, पावर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, पावर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था म्युनिसिपैलिटीज को, पावर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज को, तो ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है अगर आपने पहले ये पढ़ा हो। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से ना ये सारे के सारे शेड्यूल्स एक जगह पर लिख दिए हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एंड इस टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम का भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको 2-3 बार पढ़िए, ये याद हो जाएंगे, बहुत इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि पहले एक बार इसको पढ़ो, फिर उसके बाद टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से उसको रिलेट करके चलो, और ये बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। और इस पर जो क्वेश्चंस पूछे जाता है ना, वो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द बेसिकली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है। अगर आपने पढ़ लिया है तो आप बता सकते हो। एक काम कीजिएगा ना, वो उस जो शेड्यूल का मैंने आप लोग को दिया है ना अभी जो पीछे, ये एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एंड फिर उसके बाद यहाँ क्वेश्चंस को देखिए, साथ साथ इसको रिलेट करते हुए चलिए, तो आप इसका आंसर दे सकते होंगे इन क्वेश्चंस का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। एंड अगर आप कुछ चाहते हो कि कुछ क्वेश्चंस जो मैं अभी चिट चैट वाले सेशन में, बेसिकली अगला एक एपिसोड होने वाला है जो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स के साथ जो अकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, अकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि आप उनसे कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है, कुछ आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस आप कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। ठीक, अगर मुझे लगा कि ये कुछ पूछना लायक क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस अगर अच्छे हैं तो मैं ज़रूर पूछूंगा। ठीक है, और मिलते हैं जल्द ही अगली आने वाली वीडियोस में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।